बोलिए। सर मैं सीतामढ़ी से, बिहार से हूँ। हाँ। माता सीता के धरती से हूँ। वहाँ पे एक रीगा में चीनी मिल है। हाँ। और हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोजी रोटी हमारी वो गन्ना की खेती ही है। और आज तक वो जो बंद हुआ, कोई चालू करने का नाम नहीं ले रहा। मतलब हमारा भोजन कहाँ से होगा, ये भी आफत है। मुझे मालूम है, उस फैक्ट्री को मैंने देखा है। इसके लिए कोई मुद्दा, कोई आवाज उठा ही नहीं रहा। क्या किया जाएगा ये बताइए, या फिर हम पलायन वहाँ से कर जाए कहीं और। हमारे इलाके में एक शुगर फैक्ट्री का आपने जगह बताई, रीगा चीनी मिल। रीगा चीनी मिल, बिहार और समस्तीपुर, नहीं, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से कहने लगे कि वहां पर वो बंद हो गई। तो कब शुरू होगी? या तो मैं पलायन करें, हमारे परिवार पलायन करे, या मुझे बताया जाए कि वो जो फैक्ट्री है कब शुरू हो सकती है। तमाम सारे, रुकिए भाई, हाँ जी बोलिए। बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो बहुत दूर की है, वहां पर जंगल राज कायम है प्रतीक जी। ऐसा कोई दिन नहीं है जब 2-4 हत्याएं नहीं होती है, मर्डर नहीं होता है। जी हाँ, क्या कह रहा हूँ, काहे के लिए समस्या? दरभंगा में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स बनवा ही दिया है। आप सब जा सकते हैं, चीजें हैं, देख रहे हैं, पूरी नहीं रहे आप। हर रोज हत्या हो रही है, 4 जनता की आवाज नहीं सुन रहे। जब आप सुनेंगे नहीं ना तो आदत डाल लीजिए, ये जनता है, ये नेता नहीं है। ये कह रहे हैं कि हत्याएं हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि एम्स खुल रहा है। जरा अपने नेताओं से, अपने आकाओं से बोलिए, जनता की क्या आवाज है। मैं आया 15 साल ये भी सत्ता के सहभागी रहे हैं, तो कृपया करके जनता को ब्लेम ना करे, सरकार को ब्लेम ना करे, अपने आप को देखे, अपने अंदर देखे कि मोदी जी किस तरीके से जनता को। आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं बड़ा आसान सा पूछना चाहता हूँ, पूंजीपति मित्रों की जुमलेबाज सरकार से 9 साल हो गए, बहुत साल सरकार इनकी राज्य में हो गई। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके वादों का क्या हुआ। ये सारे युवा पूछ रहे हैं कि 18 करोड़ रोजगार कहाँ है इनके। लोग पूछते हैं कि महंगाई आसमान छू रही है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। मजदूर पूछ रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि मजदूरों की आत्महत्या के आंकड़े बहुत सारे बढ़ गए क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए क्योंकि किसानों के पास में उनकी आय का कोई साधन नहीं है, उनकी बात करने वाला नहीं है, उनकी एमएसपी पे बात करने वाला कोई नहीं है। आज देश के छात्रों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए क्योंकि छात्रों के पास ना महंगी फीस देके शिक्षा प्राप्त करने का कोई। रुकिए जी। बहुत तकलीफ है विपक्ष को कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, सुन, ज्योतिषी भी आऊंगी मैं, पहले मेरी बात पूरी रखने दो। बिहार में जो अलायंस आपने बनाया है, जो लैंड अगेंस्ट जॉब, जो जानवरों के चारे खा गए, जो इतना कमीशन खा गए, जो नेशनल हरा का पैसा खा गए, जो डीएलएफ के पैसा खा गए, जो एलआईसी की हाउसिंग स्कीम खा गए, अडानी, अरे छत्तीसगढ़ में अडानी को कोल का ट्रेड किसने दिया? 1985 में राजीव गांधी ने अडानी को एक्जिम पॉलिसी के अगेंस्ट ट्रेड के अलायंस दीजिए। आपके के यूपीए सरकार में जब सोनिया जी उसके सारा संभाल रही थी तो लोन किसने अडानी को माफ किया? पहले सारे लोग बैठेंगे आराम से जी। हाँ, मैं आप ही बोलेंगे, पहले बैठ जाएंगे सारे लोग बैठ जाइए जी, सारे लोग बैठ जाइए, फिर आइए जी, आइए बताइए। प्रतीक भाई, यहाँ पर बड़ी लंबी घोटालों की बात करी, लेकिन घोटालेबाजों को भूल गई। महाराष्ट्र के अंदर जो घोटालेबाज थे, जिन्होंने अपनी पार्टी के अंदर चक्की पीसिंग था, उनको इन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया, फिर मुख्यमंत्री बना दिया, फिर हेमंता विश्व शर्मा को भूल गई। भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर, कितने करोड़ का भी उनके ऊपर आरोप लगा। अब मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यापम घोटाला है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। विपक्ष का ही घोटाला नजर आता है, और विपक्ष के जितने भी घोटालेबाज थे, उन सबको वॉशिंग मशीन में डाल करके पाउडर ये फ्री में देने लगे हैं। जी, मैं एक छोटी बात है सर से मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय राजीव गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 1 रुपया अगर यहां से भारत की सरकार से भेजते हैं तो वह जिस जरूरतमंद लोगों तक पहुंचते 15% हो जाता है। सिर्फ एक बात, छोटी बात पूछनी है कि उस समय ये जो पैसे बीच में चले जाते थे, वे घोटालेबाज कौन थे? वह सरकार में बैठे हुए लोग थे, या आम पब्लिक था, या कौन लोग थे? दया जी, बस यही काम आप गलत करते हैं, वक्त पे सही सवाल पूछ बैठते हैं। आपको ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, बैठे ही बैठे बहुत सारा चीजें सोचना चाहिए।
जी ये गलत बात करते हैं आप। जी मैं आया, जवाब देना चाहते हैं? दे देंगे जवाब। देखिए राजीव गांधी जी ने जो बात कही थी ना, वो बात कहने के लिए आपका दिल साफ और शुद्ध होना चाहिए। राजीव गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि करप्शन है और उसको हम मानते हैं, इसको दुरुस्त करेंगे। बात ये होती है कि आज नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं पढ़े लिखे शहरी लोगों को, ये क्या हो रहा है? अब हम अंदर कैसे आ गए? भैया भैया डिसिप्लिन रखो, चलो पीछे चलो, पहले मैं आ रहा हूँ। जी गार्ड साहब तुम भी मजा लेने लगते हो डिबेट का? हाँ काम हम सब धंधा भूल जाते हो। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? कन्नौज। जोर से बोला करो, कहाँ के? कन्नौज। कन्नौज के हो? है इत्र वाली जगह भूल जाते हो कहाँ से आए हो? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। प्रत्येक जी किसी ने कहा था नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, नौकरी चली गई थी। लेकिन आज बात नरेंद्र मोदी जी की करिए वर्तमान में, जो कहते हैं भाषण देते हैं मंच से 41 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं और कहते हैं अर्बन नक्सल। आप शहर में रहते हैं, आप अर्बन के लोग हैं, तो आप नक्सली हैं क्या? ये देश पूछता है अर्बन नक्सल कौन है मोदी जी? आपने तो स्मार्ट सिटी बताने की बात करी थी। अर्बन नक्सल कौन है? अर्बन नक्सल वो है जो भारत दीपक जी, अर्बन नक्सल राहुल गांधी को भी समझा दीजिए, वो है जो भारत के टुकड़े टुकड़े की मंशा रखता है। वो है जो जेएनयू में जो आपके सीडब्ल्यूसी का मेंबर कन्हैया कुमार है, वो जेएनयू में भारत तेरी बर्बादी के टुकड़े हो गए उसका मंजर देखेंगे। और इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले आपके गले में जो बैठे हैं वो अर्बन नक्सल हैं। और ये नक्सल नहीं है प्रतीक जी, ये माओवादी है। माओवादी, इनकी विचार माओवादियों का विचार है और इनके गले में वो हार की तरह पड़े हैं। जी जी मैं एक सूचना आम आदमी पार्टी, देखिए एक सूचना देनी थी। आपके शो के बाहर जो आईआईटी और एम्स बने हुए हैं उसमें एक बुलेट ट्रेन खड़ी है, किसी से 15 लाख रुपए रखे हुए हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी देने वाले टेंशन में आ गए कि किसको नौकरी दें। जिसकी बुलेट ट्रेन हो उसे एक बार हटा लीजिए। दूसरी बात, देखिए 9 साल के बाद, मैं ये बात तो, कोई भी छात्र होता है वो पूरी साल पढ़ाई करता है, कहता है मेरे एग्जाम लो, बताओ मैं कितना होशियार हूं। लेकिन केंद्र सरकार के पास आज देखिए 9 साल के बाद कोई जवाब नहीं। मैं चैलेंज करता हूं पूंजीपति की सरकार को कि 9 साल के बाद आप मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाओ। ये आपने हिंदू मुस्लिम ये तामझाम बहुत देख लिया, जनता परेशान हो गई। अब मुद्दों पर लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। कब बनाओगे अस्पताल, कब बनाओगे स्कूल, कब दोगे बिजली पानी, कब दोगे रोजगार, कब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करोगे? आ गया प्रतीक जी। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये, जैसे आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सख्त खिलाफ, बिल्कुल सख्त खिलाफ, इसमें बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, जाति पर चुनाव हो या ना हो, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। जरा एक बार नजरिया साफ कर दीजिए कि जाति व्यवस्था पर या जाति पर चुनाव लड़े जाएं या न लड़े जाएं। बाकी जनगणना तो हो, अच्छी बात है। देखिए चुनाव जाति पे होने ही नहीं चाहिए, चुनाव होने चाहिए मुद्दों पे। जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, उनके मुद्दों पे चुनाव होंगे। कोई नेताओं के पास कोई काम नहीं करते। बस मैं इतना ही जानना चाह रहा था, बस इतना ही जानना चाह रहा था। जी मैं आ गया। जी कहां से आए? कानपुर से। बहुत दिनों बाद आए। जी बोलिए। सर मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, बड़ी दफा डिबेट देखी है, भाई साहब उधर बोल रहे थे, जो बीजेपी वाले हैं इधर, मैं सीधा बोलना चाहता हूं, ये आदमी की जितनी भी डिबेट है, जितनी देर ये राहुल गांधी की माला नहीं फेरते बगैर कुछ बोले हुए, मुझे समझ नहीं आ रही। राहुल गांधी कभी पावर में आए ही नहीं, जब भी बात करके उसकी करते, अगर उसके पास कुछ नहीं नजर आ रहा तो उसकी माला क्यों पकड़ते हैं बार बार? अगर राहुल गांधी की किसी तरफ से इसको घबराहट नहीं है। अब सीधी बात बताऊं, अब नीचे से इनकी चेयर खिसक रही है। अच्छा, राहुल गांधी के खिलाफ जितना भी बोलेंगे उससे ज्यादा बार आएंगे, और जितनी जोर से द्वार में गेंद लगाएंगे डबल बैक बजेगी। जितनी जोर से गेंद आप दबाएंगे, पेट नहीं दबाना है,